हेलो बेटा। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर सीएफएससी के रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके पास एक मेन टास्क है, वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना। तो वो हम कैसे करेंगे? तो वैसे दो तीन क्वेश्चन और एक दो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, तो अब पहली बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑर्डर, तो ये आप कर पाएंगे। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से डिराइव्ड सीरीज है और जिसमें जो भी वेवलेंथ मिलती है, वेवलेंथ मतलब जब भी सीएफएससी होगी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और उसके लिए कोई ना कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब जितना ज्यादा एनर्जी गैप, उसके हिसाब से वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। वो हमने कलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा है। अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें तो मिल चुकी है, अब हम याद करते हैं उसको। तो कैसे याद करना है? समझ लीजिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है, वो सचिन का बहुत अच्छा फैन है। अब आप सचिन को पर्सनली जानते हो, वो आपसे मिलके गया है और वो पूछ रहा है कि वो कल भाई मेरा बर्थडे तो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप उसको बता रहे हो कि एक बार सचिन कल फिर आएगा। आप उसको कन्विंस कर रहे हो, कल उसका बर्थडे, तो उसने बोला था आपको और आपने भी आपका मैसेज सचिन को दे दिया है, तो सचिन सर आने वाले का। तो आप उसको समझा रहे हो कि एक बार सचिन कल फिर आएगा, क्या करेगा? केक खाएगा, पानी पिएगा, मतलब पार्टी है तो नाचेगा। एक बार सचिन कल फिर आएगा मतलब आज तो वो मुझे मिलके जा चुका है, लेकिन कल वो फिर आएगा, मतलब एक बार सचिन कल फिर आएगा। क्या करेगा आगे? तो तेरे बर्थडे में केक खाएगा, पानी पिएगा, नाचेगा, एंड तक एंजॉय सॉरी एंजॉय करेगा, साइन करेगा। मतलब उसका जो भी बैट है उसके ऊपर साइन करेगा और फिर निकल जाएगा। क्लियर? तो अब फिर से मैं लिख रहा हूं, आई माइनस एक बार सचिन S-2 और SCN, इसमें दोनों आ जाएंगे। सचिन कल फिर मतलब फ्लोराइड आएगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो अब जब आप इतना बोलते हो कि एक बार सचिन कल फिर आएगा, तो जो आपका फ्रेंड है वो सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है ओ मतलब। तो अब एक बार सचिन कल फिर आएगा और वो जो सरप्राइज हो जाता है तो वो है OH माइनस। केक खाएगा मतलब यहां पर दो के सी से मैंने वो समझाया, C2O4 2 केक खाएगा, खाएगा भी यहां पर समझाने के लिए। पानी पिएगा मतलब H2O। नाचेगा मतलब NCS, पार्टी में डांस तो करेगा ही। एंड तक रुकेगा मतलब EDTA 4। एंजॉय करेगा, एम से मेरा मतलब था एमोनिया, बोलने में मिस्टेक हो गया। एंजॉय से EN। ओके, एम 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 एमोनिया, एन 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 एंजॉय। और फिर क्या करेगा? उसके पास जो भी उसको साइन करके देगा कोई ना कोई गिफ्ट,
सिग्नेचर, तो साइन CN, कोरेगा मतलब CO, और फिर चला जाएगा। तो ये पूरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो फिर से एक बार रिपीट कर ले। एक बार सचिन में आपको एक बार से होता है एग्जैक्टली, तो आप इजीली याद कर पाएंगे। एक बार से सचिन कल फिर आएगा, और वो सरप्राइज हो जाता है ओ। फिर आगे आप बात कर रहे हो कि केक खाएगा, ओके, पानी पिएगा, नाचेगा, एंड तक रुकेगा, पूरा एंजॉय करेगा, और फिर साइन करेगा और चला जाएगा। चलो क्लियर है? तो फिर से, एक बार से सचिन S-2 और SCN, ये दोनों, कल मतलब Cl-, फिर मतलब F-, और वो जो सरप्राइज हुआ वो है OH-। केक का मतलब है C2O4, 2 के की जगह पर मैंने C रखा है वहां पर, C2O4 2-। केक खाएगा, पानी पिएगा से मेरा मतलब है वाटर। नेक्स्ट नाचेगा NCS-, पार्टी है तो डांस तो करेगा, ये ऑब्वियस है। अब एंड तक रुकेगा, और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेगा। चलो क्लियर? तो यहां पर एंड का EDTA हो गया, एंजॉय का अमोनिया हो गया, एंजॉय का EN हो गया। फिर क्या करेगा? साइन करेगा और चला जाएगा। साइन कोरेगा मतलब साइन मतलब Cl-, और कोरेगा मतलब CO। तो ये है आपका पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पर टेक्स्ट बुक में S-2 थोड़ा पीछे लिखा हुआ है, लेकिन जो रेफरेंस बुक है उसमें सल्फाइड आयन थोड़ा आगे है। और उसके बाद ये जो पूरा पट्टा है वो वीक फील्ड लिगेंड का माना जाता है, और इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोला जाता है वाटर के बाद जनरल। तो चलो ये हो गई आपकी पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हो जाएगा आपसे, क्लियर है? ओके, क्लियर। अब इसके बाद CFSC के कुछ कैलकुलेशंस है। हम मन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेल्टा O जो है वो एनर्जी गैप है, और CFSC है वो है एक पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, पूरे कोऑर्डिनेट आयन का एक ओवरऑल एनर्जी लेवल। ये है CFSC। अब जब भी ऑक्टाहेड्रल लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है, T2G EG। और बेरी सेंटर से इनकी जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाती है। कितनी ड्रॉप होती है? तो वो हो जाती है 2/5 डेल्टा O जितनी, मतलब माइनस। और इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कितनी? 3/5 डेल्टा O जितनी, मतलब 3/5 मतलब 0.6, 2/5 मतलब 0.4। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट होंगे और पूरा CFSC आपको मिल जाए। डेल्टा O की जनरल वैल्यू पॉजिटिव आती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती डेल्टा O, क्योंकि वहां पर वो एनर्जी स्प्लिटिंग है। अगर बिल्कुल कम से कम हुआ तो भी स्प्लिटिंग होगा, तो वो एनर्जी गैप तो पॉजिटिव ही है। लेकिन यहां पर CFSC की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते। क्लियर? और ज्यादातर केस में नेगेटिव आती है, क्योंकि वो ओवरऑल एनर्जी दिखाती है। ज्यादातर एनर्जी रिलीज होगी तभी कंपाउंड स्टेबल बनेगा। तो ये ओवरऑल एनर्जी लेवल है, डेल्टा O एक एनर्जी गैप। चलो फिर से आगे। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप CFSC का? CFSC के फॉर्मूला में आपको लिखने इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स भाई? T2G के। ये N-T2G मतलब T2G में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो। उसके बाद आपको क्या करना है? वहां पर 0.4 मल्टीप्लाई कर देना, और वो तो माइनस है, इसीलिए आपको ओवरऑल ये माइनस मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बाद में आपको क्या करना है? EG क्या है? तो कि उसमें प्लस ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है आपको? EG के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0.6। और ये पूरा
मल्टीप्लाई होगा डेल्टा ओ से। चलो क्लियर, फिर से रिपीट कर ले, यहां पर सिर्फ इतना ही है, -n/0.4। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो T2G में हो। यहां पर है +n/0.6, कौन सा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो Eg में होंगे, और पीछे हो जाएगा डेल्टा ओ। चलो क्लियर, और साथ में आता है mp। p इज द एनर्जी ऑफ पेयरिंग, और m मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उनके नंबर। अगर क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं है, मतलब पेयरिंग के फॉर्म में नहीं दिया है, ऑप्शन में भी p नहीं है, तो आप इतने से आंसर कर लेंगे। अगर ऑप्शन में पेयरिंग है तो ये m कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूं। चलो क्लियर, अब एग्जाम्पल के बिना तो कैसे समझ में आएगा, वही से ध्यान स्टार्ट करते हैं। COEN6 3+ हो गया। चल, यहां पर CO का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है भाई, +3। EN न्यूट्रल लिगेंड है। अब CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, तो CO का हो जाएगा 3d7 4s2। CO का +3 मतलब ये हो गया, मतलब d ऑर्बिटल ऑफ CO+3 कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यानी कि 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए आपके D6। चलो चेक कर लीजिए, अब कौन आया, लिगेंड आया। लिगेंड ने क्या किया, स्प्लिटिंग किया, किसमें किया, T2G और EG में किया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6। EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में आएगा, क्या करेगा, लार्ज स्प्लिटिंग करेगा। अब उतना लार्ज स्प्लिटिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन सोचेंगे कि भाई यही रहना ज्यादा बेटर है, कौन इतना यहां पर सेट होगा। इसीलिए ये केस में जब भी आपका डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होता है तब ये पेयरिंग करता है, और इसी को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग होगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहां रखने हैं आपको, तो के नीचे ही रखे जाएंगे, 1 2 3, ऊपर तो जा नहीं रहे क्योंकि डेल्टा ओ बहुत ही जा रहा है, 4 5 6, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बना, T2G6 EG0। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम CFSE ढूंढ रहे हैं, CFSE, इसका CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, कई बार इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोला जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी। अब आगे CFSE के लिए -n मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके, T2G के, कितने हैं, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, 0.4। रेडी, ओके, प्लस एक और n आ गया, क्या, Eg के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो अब 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी 0 ही रहेगा। पीछे क्या है, डेल्टा ओ। अब ध्यान से, m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने हैं, 1 2 और 3, कितने हैं, 3, 3p नहीं, पहले कितने थे, पहले कोई पैर था, हाँ था, मतलब नए कितने बने, सिर्फ 2। फिर से यहां पर टोटल 3 पैर्स है, लेकिन पहले भी तो एक पैर था, तो नए पैर्स जो बने वो क्रिस्टल फील्ड की वजह से बने, और वो बने सिर्फ 2। इसीलिए यहां पर नंबर मिलेगा m का 2 और साथ में p का p एज इट इज।
इसीलिए CFSE इज इक्वल टू -2.4, ये तो 0 हो जाएगा, डेल्टा ओ प्लस 2p, ये आपका आंसर है। चेक कीजिए, समझिए। एक और एग्जांपल ले लो। CO F6 3-। चलो क्लियर। इसमें भी CO+3 आएगा और इसीलिए ये हो जाएगा 3d6। तो 3d6 तो ये रहा, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब 3d6 मतलब बना ही देता हूं, हो गया ये। अब आगे, अब हुआ F-, वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? बहुत ज्यादा डेल्टा ओ मिलेगा नहीं, ऑर्बिटल्स नियर बाय रहेंगे, डेल्टा ओ कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सोचेंगे कि भाई यहां पर रिपल्सन में बैठना, पेयरिंग करना, उससे अच्छा ऊपर चले जाए, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगा। तो इससे ऑपोजिट कि डेल्टा ओ अगर लेस देन है तो पेयरिंग नहीं होगी, और वो वीक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पर पेयरिंग नहीं हुई, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, लेकिन हमें तो रखने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर का नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना T2G4 EG2। अब CFSC कैलकुलेट करते हैं, CFSC कैलकुलेट करते हैं। फिर से माइनस क्या n, क्या n 4 T2G के इलेक्ट्रॉन्स, आगे मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस एक और n, क्या Eg के इलेक्ट्रॉन्स, आगे ब्रैकेट में 0.6। चलो हो गया। आगे मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ओ प्लस MP। ओके, अब इसका आंसर कर लेते हैं। माइनस 1.6 हो जाएगा, प्लस 1.2 हो जाएगा, और ब्रैकेट हो जाएगा डेल्टा ओ प्लस मोस्ट टाइम पी। एम क्या होगा? तो यहां पर कोई पैर बने हैं? बोले हाँ, एक पैर बना है। T2G में 4 होंगे तो एक पैर बना ही होगा। क्या पहले कोई पैर थी? तो क्या हाँ। मतलब नई कितनी बनी? तो क्या एक भी नहीं, पहले भी एक पैर थी, अब भी एक पैर ही है। मतलब यहां पर 1 पैर माइनस 1 पैर 0, यानी m की जगह पर 0, ये पूरा कट हो जाएगा। फिर से आप जब इलेक्ट्रॉन्स को T2G में अरेंज करते तब यहां पर 3 पैर्स बने थे, यहां पर सिर्फ एक पैर था, तो 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू पी किया था। अब जब हमने यहां पर T2G में अरेंज किया तब T2G में हमें मिले 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पैर। पहले कितने पैर थे? 1 पैर ही था। 1 माइनस 1 कोई नया नहीं बना है, इसीलिए 0 इंटू पी, तो ये तो पूरा कट हो जाएगा, और इसीलिए आंसर मिलेगा -0.4 डेल्टा ओ प्लस 0p। क्लियर। ये CFSE का आंसर है। ध्यान से हो जाएगा आपसे। क्लियर। तो एक बार देख लेना है। ओके ओके।
चल एक और क्वेश्चन है, CONH3 4+2 CONH3 6+2 CONH3 6+3 और COEN6+3। चल अब इसका CFSE का ऑर्डर जरा बताइए। तो मैं बता, आप ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ज्यादा स्प्लिटिंग, मतलब EN कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। अब बात रही दोनों NH3, मैं 6 वाले 3 को पहले कंपेयर कर लेता हूं। चलो ठीक है। अब दोनों NH3 की, यहां पर जिसमें भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। मतलब CO+2 और CO+3 में CO+3 ज्यादा स्प्लिटिंग शो करेगा। इसीलिए ये 3 का ऑर्डर ये हो गया। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले डेल्टा T से आपको रिलेशन याद है, तो ये तो ऑब्वियसली कम होगा। तो ये पूरा ऑर्डर आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा। चलो यहां तक क्लियर? ओके, बढ़िया। ओके, और हाँ, अब स्क्वायर प्लेनर की बात करें, स्क्वायर प्लेनर में तो डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग कैसे होगा। वहां पर ये बात छूट गई थी। ये होता है 1.3 डेल्टा ओ। मतलब अगर डेल्टा ओ 9 जूल है, 10 जूल है, तो 1.3 इंटू 10, इसका आंसर हो जाएगा 13। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर लिगेंड्स सेम है, मेटल आयन सेम है, तो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग होगा वो किसका होगा? स्क्वायर प्लेनर का, फिर डेल्टा ओ का और फिर डेल्टा टी का। ये इसका एक ऑर्डर बोल सकते हैं। इसके बाद स्क्वायर प्लेनर में अगर आपके पास Ni+2 है तो इसमें D8 आता है। अगर आपके पास Pt+2 है, Pd+2 है, Au+3 है तो सब में D8 आता है। तो D में dx2y2, dxy, dz2, dyz और dxz में इसके और इसके बीच का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, इन दोनों में दो 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 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाते हैं और इसीलिए DsP2 टाइप का ये तो खाली रहता है और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। DsP2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने को भी मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और वो ज्यादातर डायामैग्नेटिक होगा। इसीलिए पीटी के 4 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, सिस्प्लेटिन। ओके, तो इन सब में फिर से रिपीट करता हूं, इन सब में D8 ऐसे अरेंज हो जाएगा, ये खाली होगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर Ni+2 है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में फिर से D8 में डायामैग्नेटिज्म और स्क्वायर प्लेनर, वीक फील्ड में वो sp3 शो करता है। इसके दो एग्जांपल से NiCN4 2- जो आपको डायामैग्नेटिक भी मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर भी मिलेगा, और दूसरा है NiCl4 2- जिसमें भी Ni+2 है,
वो sp3 मिलेगा और टेट्राहेड्रल मिलेगा। तो इतने CFT के मेन पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाई है, याद रखना समझाया है, उसके बाद CFSC के कैलकुलेशन समझाया है, एक दो एग्जांपल्स हमने किए और फिर कुछ IMP पॉइंट्स हमने कवर किए। थैंक यू गाइस, इतना देख लेना है आपको, ओके, और फिर आराम से टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, ओके। मैं आगे ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा जो क्विज की होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 20 MCQs होंगे जो आपको सॉल्व कर देने हैं, और वो आपका वहां पर कंसेप्ट पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।